डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो हे दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे आज भी देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? पहला से मिला है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में और संसी में है, किसी भी दिशा में। डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों, सबसे बता दें कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब निर्वात हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है। दोस्तों, सबसे बता दें कि प्रकाश का वेग सबसे जो न्यूनतम यानी कम होता है वो कांच यानी शीशा में होता है। दोस्तों, सबसे बता दें कि इसका PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 5 में कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। दोस्तों, सबसे बता दें किसी भी माध्यम के जो म्यू का अपवर्तनांक जो होता है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। sin I/sin r बराबर 1 नियतांक होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 6 में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के ही 2 नियम होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है परावर्तन के नियम का निर्धारित होता है। अवश्य बता दें परावर्तन के नियम में क्या निर्धारित होता है। क्वेश्चन का सही जवाब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए में हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 8 में कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ पे मुड़ जाती है। दोस्तों, सबसे बता दें कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश की किरण एक छोटा सा भाग पर ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारभासी पदार्थ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि प्रकाश तरंग होती है दोस्तों, प्रकाश तरंग कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 दिखा देते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि आपतन का कोण वह कोण है जो, दोस्तों आपसे बता दें कि आपतन का कोण वह कोण है जो आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। परावर्तित किरण की जगह पे अगर रहता आपतित किरण तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब आपतन कोण हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि किसी दर्पण के वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। दोस्तों, सबसे बता दें कि समतल दर्पण के सामने कहीं पे भी वस्तु को रखा जाता है ना तो वस्तु के बराबर सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन का सही जवाब समतल दर्पण हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों आपसे बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का जो मान होता है वो कितना डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर जब लंबवत आपतित होगी ना तो परावर्तन कोण का मान निश्चित है कि 0 डिग्री हो जाएगा तथा अपवर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 में कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का जो मान होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विचलन का जो मान हो जाएगा वो 0 डिग्री यानी 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये जो PDF अगर आप लेंगे ना तो इसमें देखिए यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। उत्तर में आप सभी को जितने भी प्रश्न हैं इसका सही और साफ आंसर भी दिया गया है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में इसका फ्री में आप सभी को ले सकते हैं। इसका कोई भी पेड चार्ज नहीं है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना होगा, एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। उस ऐप में सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मौजूद है। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन 19 दिखा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 19 में दिया गया है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोस्तों से बता दें क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत बन सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है कि यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। दोस्तों आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर जो 20 में दिया गया है कि यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से अगर चल रहे हैं ना तो आपका परछाई यानी जो प्रतिबिंब होगा वो दोगुनी चाल से आती है। तो जैसे अगर 4 मीटर प्रति सेकंड है तो 4 को दोगुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में कुछ में 21 में दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में क्वेश्चन 22 में दिया गया है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, दोस्तों आपसे बता दें कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद में कुछ में 23 में दिया गया है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का जो मान में होता है वो क्या संबंध होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। इसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में कि परावर्तन का कोण वह कोण है जो, दोस्तों आपसे बता दें कि परावर्तन का कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से डाले गए अभिलंब से बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तन कोण वह है जो परावर्तित किरण, ठीक है, और दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई अभिलंब के बीच बनती है। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 25 दिखा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 26 में कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है, ठीक है, तो कौन सी राशि अचर रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो कौन सी ऐसी राशि है जो अचर रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आवृत्ति होती है ना वही अचर रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 भी काफ़ी सिंपल है, दिया गया है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो साइन I बटा साइन R बराबर क्या होगा? काफ़ी सिंपल है, साइन I बटा साइन R। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साइन I को हम n1 मानते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? साइन n की जगह पे n1 लिख सकते हैं, साइन R की जगह पे क्या लिखते हैं? n2 लिख सकते हैं। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा n2 बटा n1 के। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच म्यू बराबर 1.5 में प्रकाश की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन 28 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2c/3 हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन 29 में दिया गया है कि प्रकाश की चाल 3,00,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4,00,00,000 किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगभग लग जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 4/3 सेकेंड लग जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 30 दिखा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि प्रकाश की चाल 3,00,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन का सही जवाब 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो अगला सवाल है कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, या किसी माध्यम का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन 31 का भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम अपवर्तनांक यानी म्यू का मान बोलते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 32 में कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 33 में दिया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? मैट्रिक एग्जाम में ये जो सवाल है वो लगभग बार बार पूछा जा रहा है कि किसी हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरो में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 34 में दिया गया है कि प्रकाश में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन ऐसा इस 4 ऑप्शन में ऐसा कथन है जो सत्य है यानी सही है, तो वह कथन ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगी, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में क्वेश्चन 35 में दिया गया है कि फिल्ट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है तो लगभग अदृश्य हो जाता है, ऐसा होने का क्या कारण है? क्वेश्चन 35 में दिया गया था कि फिल्ट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है तो वह लगभग अदृश्य यानी गायब हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण हो जाएगा वह हो जाएगा कि फिल्ट कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक का मान समान होता है। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन 35 दिखा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 36 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आप सभी को मालूम होगा कि एक हीरा ऐसा पदार्थ है जिसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? वहाँ तो आप जान ही चुके हैं कि सबसे अधिक होता है हीरा का, लेकिन ये भी जान लीजिए कि किसका कम होता है। तो पानी यानी जल का जो अपवर्तनांक होता है वो काफ़ी कम होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 कथन दिए गए होंगे, इसमें आप सभी को बताना है कि कौन ऐसा कथन है जो सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। ठीक है,
तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन 39 में दिखा देते हैं। क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अपवर्तन कोण छोटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपवर्तन कोण छोटा होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 40 में कि कांच में n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसे द्रव का अपवर्तनांक का मान जो है वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 41 में दिया गया है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चूँकि आप सभी को मालूम होगा कि जो स्नेल का नियम होता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाए परावर्तन कोण की जाए का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या करते हैं, स्नेल का नियम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन के निम्नलिखित में से किसका मान के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। तो 0 डिग्री के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।